Hello everyone, welcome to this lecture on work energy and power for class 9th। एंड इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, एंड उसके बाद एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। मोस्टली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, तो उनकी बात करेंगे। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क डन की। वर्क डन क्या होता है? आपने कोई काम किया, मान लीजिए आपने एक पानी से भरी हुई बाल्टी अपने हाथ में उठा के रखी है बहुत देर से, 1 घंटे अगर आप उठा लें तो आप बहुत थक जाएंगे, आप कहेंगे आपने बहुत काम किया। या आपने पढ़ाई की 2-3 घंटे लगातार, आप कहेंगे आपने बहुत काम किया, आप थका हुआ फील कर रहे हैं। पर फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन अलग है। जब तक आपके जो आपने फोर्स लगाया, जो आपने जितना ही फोर्स लगाया उसका अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला तो मतलब आपने कोई वर्क डन नहीं किया। ये फिजिक्स में वर्क डन इसी प्रकार है जैसे कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की, आपने अपना बेस्ट दिया, 2 साल आपने बहुत मेहनत की, पर आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया, तो आपके रिश्तेदार के कहेंगे कि इसने कुछ भी मेहनत ही नहीं करी, कुछ भी पढ़ाई नहीं की। उसी तरीके से वर्क डन है फिजिक्स की टर्म्स में कि अगर आपके कितना भी फोर्स लगा लें, अगर आपका उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला ना, तो आपका जो फोर्स है उसका कोई फायदा नहीं है, आपका जीरो वर्क डन। आपने जितना भी उस पर जोर लगाया, जितना भी फोर्स लगाया, पर डिस्प्लेसमेंट कुछ है नहीं, तो मतलब आपने कोई काम ही नहीं किया। उसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि आपके रिश्तेदार जो बोलते हैं कि आप कितनी मेहनत कर लें, पर आपने अगर नहीं मिला आपका रिजल्ट, तो मतलब आपकी मेहनत खराब, आपने कोई मेहनत की ही नहीं। उसी तरीके से वर्क डन है। वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स की टर्म्स में? प्रोडक्ट ऑफ force in the direction of displacement, in the direction of displacement। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम? वर्क डन जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अगर ये फोर्स डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तभी ये वो वर्क डन है। और वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है इसका? ओरिजिनल फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आपके जो सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो या तो थीटा की वैल्यू 0 मतलब डायरेक्शन में ही होंगे, या अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो आपको कॉस थीटा के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन करने हैं। पर फिर भी फिजिक्स के टर्म्स में मैं बता देता हूँ कैसे होता है, समझोगे तो अच्छा रहेगा। कॉस थीटा जो है वो उसकी वैल्यू 0 से -1 से -1 टू +1 की रेंज में होती है। -1 से +1 की रेंज में होती है, थीटा की वैल्यू कितनी भी रहे, पर इसके कॉस थीटा जो आएगा उसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी -1 से +1। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, आपने इस पे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में ये फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है, तो थीटा जो है, थीटा क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो गया? 0। और कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस, अगर डायरेक्शन में है तो। एक क्या है कि जैसे आपने फोर्स तो लगाया इस डायरेक्शन में, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बन गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 90 डिग्री। और कॉस 90 जो होता है, मैं लिख देता हूं मैं, कॉस 90 0 होता है, तो मतलब 0 वर्क डन। अगर एंगल 90 है तो 0 वर्क डन मिलेगा। वहीं जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, कोई ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ये इधर है, ये इधर, थीटा हो गया 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। कॉस 180 डिग्री जो है वो -1 होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? -f डॉट एस, मतलब निगेटिव वर्क डन जिसे बोलते हैं।
अगर 90 डिग्री है तो 0 वर्क डन, 0 डिग्री है तो पॉजिटिव वर्क डन, और 0 से 90 के बीच में कितना भी है, अगर 0 से 90 के बीच में है ना, मतलब 0 से ज़्यादा और 90 से कम, तो हमें तब भी पॉजिटिव वर्क मिलेगा। और 0 पर पॉजिटिव वर्क डन F इंटू एस, अगर एंगल 90 बन जाता है तो 0 वर्क डन, एंड अगर एंगल 180 डिग्री बन जाता है तो निगेटिव वर्क डन। अब इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। आपके सिलेबस में जो मोस्टली है वो पॉजिटिव वर्क डन की बात करी गई है, जिसमें थीटा 0 रहे, फिर भी मतलब टाइप्स तो सारी बात करेंगे। ये वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, हमारा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, पर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं हमें स्केलर मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। भले ये दोनों इसके वेक्टर क्वांटिटी है, पर हमारा वर्क डन जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है, अगर यहाँ से निकालें फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, और हम न्यूटन मीटर को एक और नाम देते हैं जूल, जो एनर्जी की भी यूनिट है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं जूल्स। तो वर्क डन क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है बस। अगर कॉस थीटा भी आता है इसमें तो वो ध्यान रखिएगा, अगर थीटा 90 है तो 0, थीटा 0 है तो पॉजिटिव, एंड थीटा 180 है तो नेगेटिव। आपको बस यही 3 केस याद रखने हैं अभी तक, जो मैंने बता दिया कैसे आता है कॉस की वैल्यूज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। सबसे पहला पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are in same direction. both are in same direction, then मैं वर्क डन को WD से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा वर्क डन को WD से, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। इसके कुछ एग्जाम्पल, आप कोई ब्लॉक लें, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और वो इसी डायरेक्शन में चले जा रहा है, तो पहला अप्लाइंग a force on a block in right side and it is moving in right side, तब हमारा क्या है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहेगा। एक और केस ले लेते हैं, आपने कोई बॉल ड्रॉप करी यहाँ से, अब वो नीचे जा रही है, तो ग्रेविटी का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही नीचे एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क होगा हमारा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन a ball moving vertically downwards। अब बात कर लेते हैं जीरो वर्क डन की। सेकंड केस, जीरो वर्क डन when force and displacement are perpendicular to each other, perpendicular means 90 degree,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन वर्क डन इज सेट टू बी 0। जो मैंने बताया था वही केस कि आपने कितनी भी मेहनत करी पर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं होगी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ऐसा ही मैं इसके पॉजिटिव वर्क डन के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। ये है ब्लॉक फोर्स एंड ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लें जीरो वर्क डन के। तो एक कुली जो है अपने सिर पे कोई सूटकेस रखा है तो उसका जो फोर्स तो लगा रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सामने की तरफ। अ कुली पुटिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड और कैप hold a suitcase on his head and moving in straight direction। कैसे, जैसे मान लीजिए कूली है, इसने अपने सिर पे एक सूटकेस रख रखा है और इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पर ये जो फोर्स लगा रहा है अपने हाथों की वजह से वो फोर्स है ऊपर की तरफ, तो परपेंडिकुलर हो गए। वहीं अगर बात करी जाए ग्रेविटेशनल चैप्टर इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें क्या था, जैसे ये हो गया हमारा सन, मान लीजिए कोई प्लेनेट है सर्कुलर, ये छोड़िए अभी, इसमें प्योर सर्कुलर नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पार्ट में, सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है किसी भी पॉइंट पे, वो होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स on an object moving in circular path। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मोस्टली जो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रही है तो वो वर्क डन 0 होगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये 0 वर्क डन। अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव वर्क डन की। थर्ड टाइप है हमारा नेगेटिव वर्क डन। when direction of force is opposite to direction of displacement, अब ऐसा कब होता है, इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए, और ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो थीटा कितना है 180 डिग्री, तो हमारा वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज थीटा 180 कॉस 180 इक्वल्स टू -1। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लें। पहला वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ मूविंग ब्लॉक, या कोई मूविंग कार बोल सकते हैं। तो जैसे कोई ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे और
डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में थीटा हो जाएगा 180। तो जैसे थीटा 180 cos 180 इक्वल टू -1, तो हमारा वर्क डन क्या आता है एफ एस cos 180 और cos 180 -1, तो ये आ जाएगा -f.s। एक और केस लें इसका। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर एकदम तो नहीं रुक जाएगी ना, थोड़ी तो आपको पीछे की तरफ खींचेगी, आप पीछे की तरफ खींचे चले जाएंगे, थोड़ा आप पीछे की तरफ खींचे चले जाएंगे। जैसे आपने इससे फोर्स लगाया गाड़ी पर, इस तरीके से आप पीछे की तरफ खींच रहे हैं गाड़ी के फोर्स की वजह से, पर कुछ देर में मान लीजिए आपने रोक ली वो गाड़ी, पर उस दौरान जब आप उससे फोर्स लगा रहे थे आगे की तरफ और मोशन हो रही थी पीछे की तरफ, तो वो भी क्या है, नेगेटिव वर्क डन। मान लीजिए इस तरीके से एक जो पर्सन है वो एक गाड़ी पर फोर्स लगा रहा है इस तरीके से, पर एक गाड़ी की डायरेक्शन इस तरफ ही है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव वर्क डन। तो वर्क डन की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चन है वर्क डन पर, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन बाय अ 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स which slows down a moving block to a stop after displacement of 5 मीटर टू राइट। इसमें क्या कह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो है 10 न्यूटन है, which slows down a moving block to a stop after डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है 5 मीटर। फ्रिक्शन फोर्स है, रोक रहा है ऑब्जेक्ट को, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या चाहता है, मैंने बताया था थीटा 180 डिग्री हो जाता है एंगल, तो -f ऐसा आ जाता है -10 इंटू 5, ये कितना आ गया हमारा -50 न्यूटन वर्क डन। वर्क डन कितना मिल गया हमें 50 न्यूटन। सेकंड केस में क्या है, हमारा एक ग्राफ दे रखा है, उससे हमें पूछा है कि वर्क डन बताना है। तो आपको जैसे पहला चैप्टर था आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या आता था S इक्वल टू v इंटू टी, हमारा एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाते थे, तो उस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आता था, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होता था वो हमें क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, मतलब s देता था वो हमें। तो अगर हमारे पास कोई दो टर्म है प्रोडक्ट में, और उसके लेफ्ट में जो टर्म लिखी हुई है, हमारे पास जो राइट में दो टर्म है उनके बीच में ग्राफ है, तो अगर हम उस ग्राफ के अंदर एरिया निकाल देना तो हमें लेफ्ट वाली टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे लिखा रहने देता हूँ s इक्वल टू v इंटू टी। v और t के ग्राफ का एरिया, ग्राफ एरिया गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे क्या है, हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से दे रखा है, ये 5, ये 10, ये 20, और यहाँ दे रखा है 10 न्यूटन, ये हमारा फोर्स। वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, F इंटू एस। तो अगर हम इस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, सेम इसी तरीके से। तो अब एरिया निकालिए, हमारे पास क्या बन रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक ये पहला बन रहा है हमारे पास, एक ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, इसे नाम देता हूँ OABCDE। तो एरिया ऑफ OAC कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 5, 0 to 5, अगर ये डिस्टेंस की आप तो 5, और पहले हाफ भी है ना, हाफ बेस हमारा 5 और हाइट कितनी है हमारी 10, तो कितना आ गया हमारा 50/2, दैट इज 25। अब बात कर लेते हैं हम इस ACBD की, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट जो है हमारा ये वाला, एरिया ऑफ ABCD, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसा आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मान लीजिए ये है 10 और ब्रेथ क्या है 5 to 10, मतलब 5 to 10, कितनी लेंथ है यहाँ पर हमारी, या कितना डिस्टेंस है 5, तो
ये 10, ये 5, तो कितना आ गया हमारा 50। अब लास्ट पार्ट का निकाल लीजिए। लास्ट पार्ट है मान लीजिए बी डी ई, बी डी ई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला पार्ट, तो इसका एरिया कैसा आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें 10 से 20, मतलब डिस्टेंस कितनी है 10, मतलब ये जो लेंथ है हमारी ये 10 हो गई, और जो लेंथ वाई एक्सिस पर है वो भी 10 है, तो कितना आ गया 100/2, दैट इज 50। तो अगर हम टोटल एरिया काउंट करें, हमारा टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया आ गया हमारा 25 + 50 + 50, दैट इज 125। तो हमारा वर्क डन कितना आया 125 जूल्स। आपको अगर ग्राफ दे रखा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो आप उस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल के आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बन रहे थे, उनका एरिया निकालिए। एरिया निकालना आता है होगा आपको ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल का, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में, अज्यूम अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन एंड ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर पाथ, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। ये हो गया हमारा सन। वैसे तो इलिप्टिकल पाथ होता है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस करा था, पर क्वेश्चन में दे रखा है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, हमारे प्लेनेटरी मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काय का काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गया हमारा एस। अगर एंगल देखें इसके बीच में, ये एस, ये हो गया हमारा फोर्स, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारी क्या हो गई cos 90 इक्वल टू 0। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर 90 बन रहा है तो आप सीधा वर्क डन लिख दो 0, वर्क डन आ गया 0। ये हमारे क्वेश्चन हो गए वर्क पर। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। अब क्या है कि जैसे आपके साथ भी होता होगा कि आपने अगर मतलब एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तब तो आप कोई काम कर सकते हैं, पर आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत डाउन है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। उसी तरीके से एनर्जी है, अगर एनर्जी है आपके पास तो आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते। कोई भी वर्क आपको करना है वर्क डन, तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, कोई ना कोई एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको इस तरीके से फेंकता हूँ तो कुछ वर्क डन मिलेगा हमें, मेरी फोर्स जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव वर्क डन मिल रहा है, पर ये हो किसकी वजह से रहा है, मेरी मस्कुलर एनर्जी की वजह से हो रहा है ना ये। तो मैं पहले मस्कुलर एनर्जी लगा रहा हूँ तब मुझे वर्क डन मिल रहा है। ऐसे ही आप सोचिए, एक यहाँ पे कार खड़ी है इस रेस्ट में, हल्की कार है ये, और एक भारी कार आती है बहुत स्पीड से एक भारी कार आ रही है, ये इसको जब टकराएगी तो ये जो रेस्ट में कार थी ये कुछ मूव करने लगेगी, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, और फोर्स लगा इस पे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, मतलब कुछ वर्क डन हुआ है। और वो हुआ किस वजह से, जो हमें वर्क डन मिला है, जो हमें वर्क मिला है वो किसकी वजह से, इस कार की एनर्जी की वजह से, एनर्जी ऑफ दिस कार। तो हमें इस कार की एनर्जी की वजह से हमें वर्क डन मिल रहा है। तो क्या है कि हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। और उसका उल्टा भी ट्रू है, हम वर्क डन से एनर्जी फाइन ले सकते हैं, एनर्जी मिल जाती है हमें, और एनर्जी से हमें वर्क डन मिल जाता है। तो एनर्जी एंड वर्क डन आर इंटर कन्वर्टेबल, एनर्जी एंड वर्क डन आर इंटर कन्वर्टेबल। क्या है, वर्क डन से एनर्जी मिलेगी
मिल सकती है और एनर्जी से वर्क डन, एनर्जी से वर्क डन मिल सकता है। ये ध्यान रखिए, एनर्जी एंड वर्क डन आर इंटर कन्वर्टेबल। ये हम बाद में प्रूव भी करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। हम अभी के लिए इतना ही काफी है, इसे याद रखिएगा, लिख लीजिए इसे। तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी और टाइप्स की होती है, आपने पढ़े ही होंगे। जो हमारे दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आते हैं वो आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। इसके काइनेटिक एंड पोटेंशियल के बारे में तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, नंबर 5 साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जो मैंने अभी बताया मस्कुलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। और भी बहुत फॉर्म है एनर्जी की, क्या कहीं न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं उसमें जो ब्लास्ट होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से होता है। न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। तो हमने इतनी सारी एनर्जी की बात कर ली, और भी फॉर्म हो सकती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस थोड़ा सा बता देता हूं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। आप क्या कर सकते हैं, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली। जैसे मैंने भी आपको बताया, न्यूक्लियर बॉम्ब जो ब्लास्ट होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की, उससे हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो ब्लास्ट होते हैं बड़े बड़े, हीट एनर्जी मिलती है उससे हमें। तो वो क्या है, एक न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, कोई दूसरी एनर्जी नहीं आ रही। जितनी एनर्जी न्यूक्लियर होगी उतना ही हमें, उतनी मैक्सिमम हमें हीट एनर्जी मिल सकती है। ये नहीं कि हमारे पास भाई 100 जूल्स की जो है न्यूक्लियर एनर्जी थी, हमें 500 जूल की हीट एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं। जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी, टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस आप इतना कर सकते हैं कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी, मैं ये मार्कर है हमारा, इसको मैंने इस तरीके से ऊपर उठाया, तो मैंने क्या लगाया, मस्कुलर एनर्जी लगाई, और ये क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई पहले, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फिर नीचे आ रही है, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पार्ट में। तो उसके लिए आप ये समझ गए होंगे एनर्जी की यूनिट क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया, एनर्जी और वर्क एक सेम ही चीज है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, यूनिट जूल्स। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती एनर्जी की। स्केलर क्वांटिटी है, बस मैग्नीट्यूड होगा। जैसे डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस एक आपको नंबर मिलेगा कि भाई एनर्जी कितनी है, 250 जूल, 500 जूल। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें कोई डायरेक्शन मिल रही है, वो नहीं होगा। तो एनर्जी की हमने बात कर ली, क्या होती है एनर्जी, कैसे वर्क डन से रिलेटेड है, और एनर्जी के कई टाइप्स की बात कर ली। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी। ये तो आपके जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपके साथ रहने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसमें मोशन की वजह से जो भी एनर्जी आती है, जो उसकी मोशन की वजह से है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज मूव कर रही है और उसका मास ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। वहीं कोई ऑब्जेक्ट उसी मास की अगर कम स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एक तरीके से क्या है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है
ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसी पे ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, मतलब जितनी ज़्यादा मोशन की स्ट्रेंथ है उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by an object due to virtue of its motion। तो मोशन की वजह से जो भी एनर्जी आती है किसी ऑब्जेक्ट में उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, मैंने बताया मोशन, मतलब इसकी जो मोशन है, तो मोशन मतलब स्पीड, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या आता है, हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, सारी एनर्जीज की यूनिट जूल्स में होती है, और ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि एनर्जी एंड वर्क डन, जैसे मैंने आपको बताया, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो क्या काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपको वर्क डन मिल सकता है? जैसे एनर्जी की क्या डेफिनेशन थी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो क्या काइनेटिक एनर्जी वर्क डन दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। अब समझिए कैसे। यहाँ पे एक बॉल रखी है रेस्ट में, जो मैंने अभी आपको कार वाला केस बताया था। एक दूसरी बॉल में इसकी तरफ फेंक के मारूं बहुत स्पीड से, तो क्या होगा, कुछ देर बाद जब ये कोलिजन होगा तो दोनों आपस में टकराएंगी, तो ये दूसरी बॉल भी चलने लगेगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, या हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लगे। दूसरी बॉल में भी कुछ फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट आने लगी, तो दूसरी बॉल पर वर्क डन हुआ, दूसरी बॉल पर भी वर्क डन हुआ कुछ, क्योंकि फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी मिली। तो क्या है, हमें काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन मिल गया। तो यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो एनर्जी जो हमें वर्क डन मिला है वो एक एनर्जी की वजह से मिला है, और वो एनर्जी किसकी वजह से थी, वो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से थी। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी तभी तो उसकी मूवमेंट की वजह से ही तो हमें ये वर्क डन मिला ना। तो ये क्या हो गया, हमारा जो एनर्जी थी वो किसकी वजह से थी, मूवमेंट की वजह से। यही हमारी काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by an object due to virtue of its motion। और काइनेटिक एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी पर। अब इस पे काइनेटिक एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और मैंने बता ही दिया कि जितनी भी टाइप की एनर्जी होंगी यूनिट सबकी जूल्स में ही होगी। ये कुछ क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी पे, पर इन क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ और चीज समझ लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहली चीज तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज कैसे फाइंड करेंगे। फाइनल मतलब जो उसके पास, जैसे पहले कोई काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कुछ बढ़ गई, तो चेंज कैसा आएगा, जो बाद में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसमें से पहले वाली माइनस कर दें तो हमें चेंज मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास पहले 100 रुपए थे, आपने 50 रुपए का कुछ खरीद लिया, तो आपके पास कितने पैसे बचे, 50 रुपए। तो अगर आप चेंज निकालना चाहें कि आपने कितने पैसे खर्च किए, तो कैसे निकालते हैं, 100 जो जितने आपके पास पहले थे उसमें से आपने माइनस कर दिया बाद वाला, तो आपके पास चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास बढ़ते हैं पैसे, अगर कम होते हैं तो पहले वाले में से बाद वाला घटाते हैं, और बढ़ते हैं, अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो कैसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 है, आपके पापा ने आपको 50 रुपए और दिए, तो आपके पास हो गया 150। तो कैसे निकालोगे आप चेंज, 150 माइनस 100 आ गया 50। अगर बढ़ रहा है तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना है, और कम हो रहा है पहले वाले में से बाद वाला। मतलब अगर कम हो रहा है तो निगेटिव में आएगा आपका आंसर। वो कैसे भी निकाल सकते हैं। अब चेंज कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर कम हो रही है तो नेगेटिव आएगी, अगर कम हो रही है ना तो फाइनल वाली कम होगी, इनिशियल वाली ज्यादा। कम में से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें, इसको लिख दें हम डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है हमारी, मास तो सेम रहेगा, तो फाइनल वेलोसिटी को हमें लिख दिया वी स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम, यू, हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से हाफ एम, तो दोनों में सेम है ना ये क्वांटिटी, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यह हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब दूसरी चीज की बात कर लेता हूँ। दूसरी चीज है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड
मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल्स टू एम वी। अगर हमें यहाँ पी बनाना है तो एक काम करो, मैं यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, तो इस टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जितनी ये टर्म थी ये तो उतनी रहेगी, क्योंकि एम अपॉन एम 1 हो गया। 1 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करो तो वो सेम ही रहता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, एम इंटू एम, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया 2 इंटू एम। अब ये बताओ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम वी ब्रैकेट होल स्क्वायर और 2m। तो ये क्या हो गया हमारा, एम भी क्या होता है पी, तो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आ गया हमारे पास, ये दोनों चीज नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला बाद में करेंगे, पहले दूसरा कर लेते हैं, इजी है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या है, मास दे रखा है एक कार ऑफ 100 kg। मास कितना दे रखा है 100 kg, मूविंग विद स्पीड, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ रखिए, मास कितना है 100, वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, इसे 10 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया हमारा 1000, 100 और 10, 100 इंटू 10 1000 इंटू 20। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारी 20,000 जूल्स। और एक किलो जूल क्या होता है 1000 जूल। 1 किलो जूल मीन्स 1000 जूल। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 20 किलो जूल लिख सकता हूँ ना मैं इसे। ठीक है, दूसरा हो गया। अब बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg स्लोस डाउन फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। मास दे रखा है 0.5 kg, 0.5 kg। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, और हमें डेल्टा के ई निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। डेल्टा के ई क्या होता है, हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या हो गया हाफ, ऐसे ही रहेगा। मास कितना है 0.5 और वी स्क्वायर कितना है हमारा 3 स्क्वायर 9 माइनस यू स्क्वायर 5 स्क्वायर 25। तो ये कितना हो गया हमारा हाफ इंटू 0, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि 9 माइनस 25 माइनस के 16, तो माइनस 0.5 इंटू 16, ये हो गया हमारा 8 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए नीचे, तो ये कितना हो गया हमारा माइनस है 8 5 जा 40 अपॉन 10, दैट इज माइनस 4 जूल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया हमारे पास। माइनस क्यों, क्योंकि हमारी फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम हो रही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, मास क्या है दोनों बॉडीज का इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू, मास रख लिया m, दोनों का मास इक्वल है। हैव काइनेटिक एनर्जी इन रेशियो 4:9। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या है ke1 इक्वल टू मान लीजिए 4 है, तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे की जो है ना, मतलब एक इस तरीके से नहीं मानते, कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी इसकी एनर्जी मान लीजिए 4x है, और काइनेटिक एनर्जी रेशियो का क्या मतलब होता है ke1 अपॉन ke2। तो ये क्या अगर 3x रही होगी, ये 4x रही होगी, तो x से x कट जाएगा, तो हमारे पास 3 और 4 आएगा। तो हम एक कांस्टेंट भी लिखते हैं इसके साथ, वो आप छोड़िए अभी मत लिखिए, हम जब डिवाइड करेंगे तो खत्म हो ही जाएगा। तो ke2 मान लीजिए कितनी है 9। रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, v1 अपॉन v2 हमें फाइंड करना है।
तो इसे सॉल्व करें पहले। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी दे रखी है हमें, 4/9। फॉर्मूला लिखिए, काइनेटिक एनर्जी 1 का क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, मास दोनों का इक्वल है ना, हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब हाफ दोनों में कॉमन है, ऊपर भी और नीचे भी, m भी दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ गया, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू 4/9। इस 4/9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4/9। और v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से देखो क्या आ गया, v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ऐसे ऐसे नहीं कटता, एक प्लस माइनस साइन आएगा, पर छोड़िए अभी आपको पॉजिटिव ही वैल्यूज लेनी है। तो ये क्या आएगा, v1 अपॉन v2 हमारे पास कितना आ गया, 2/3। तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, v1 रेशियो v2 इक्वल टू 2/3। ये आ गया हमारा आंसर। अब बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो ये बताया था काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन, वही क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इफ द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बस इज डबल, मास सेम है, मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि मास चेंज नहीं होता। मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बस इज डबल, मोमेंटम हो गया p1 मान लीजिए p था, p2 कितना हो गया 2p, डबल हो गया ना, तो 2p हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मांगा है। मान लीजिए पहले केस में काइनेटिक एनर्जी थी के ई, दूसरे केस में के ई 2 पूछा है, कितनी हो जाएगी, के ई 2 बताना है हमें। तो पहले के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, के ई 1 इक्वल टू पी 1 स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या p1 क्या है हमारा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब के ई 2 निकालो, के ई 2 हमें फाइंड करना है ना, तो p2 स्क्वायर अपॉन 2m, p2 क्या है 2p, 2p होल स्क्वायर अपॉन 2m, ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2m। और ये वाली टर्म जो है ना, इसकी वैल्यू क्या है ऊपर से के ई, तो ये कितना हो गया के ई 1, 4 इंटू के ई 1। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हमारी काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो मैंने बता दिया कि एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, जो स्पीड की वजह से आती है, पोटेंशियल अकेली स्पीड की वजह से नहीं, मास भी है उसमें, तो हम उसको बोल सकते हैं मोशन की वजह से जो आती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी is the form of energy object possesses, yes, due to virtue of its position। वो वाली काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से थी, मोशन की वजह से, और ये है पोजीशन की वजह से। अभी मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको पकड़ रखा है एक पोजीशन पे, अब मैं इसको नीचे छोड़ रहा हूँ, नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब कुछ वर्क डन हो रहा है इस पे। अभी अगर ये मैंने जमीन पे रखा होता, बिल्कुल जमीन पे, तब तो ये ऐसे नीचे नहीं जाता, तब तो हमें कोई वर्क डन नहीं मिलता। पर जैसे ही मैंने इसे ऊपर उठाया, जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी, ऊपर की तरफ लाया मैं, तब इससे कुछ हमें वर्क डन मिल रहा है। तो मतलब क्या है, इसके पास वर्क डन मिल रहा है, मतलब कोई ना कोई एनर्जी आई है इसके पास,
और वो जो एनर्जी आई है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर रखते हैं ना, उससे हमें उतना ही ज्यादा वर्क डन मिलता है, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा डैम जो बने हुए होते हैं ना, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होती हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या है कि हमें बिजली मिलती है पानी की वजह से। पानी जैसे एक टरबाइन लगाई जाती है इस तरीके से, एक बहुत बड़ा टरबाइन मान लो, एक तरीके से ये घूमता है, ये कनेक्ट होता है जनरेटर से, और जैसे जनरेटर घूमता है तो हमें बिजली मिलती है, तो ये टरबाइन कनेक्ट है जनरेटर से। अब जैसे ये टरबाइन घूमेगी तो हमें बिजली मिलेगी, और ये कैसे घुमाई जाती है, ये एक डैम पे लगाया जाता है। एक मान लीजिए यहाँ पे एक डैम है इस तरीके से, वहां से पानी बह रहा होगा। अब जैसे पानी बहेगा तो पानी के बहने के साथ में ये जो टरबाइन है ये घूमेगा, टरबाइन घूमेगा। अभी जैसे ये घूमेगा तो हमें बिजली मिलेगी। तो हमें बिजली किसकी वजह से मिल रही है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो पानी ऊपर था, पानी ऊपर था तो इसके पास कुछ एनर्जी थी, और जैसे ही वो पानी नीचे की तरफ चलता चला गया तो उसकी एनर्जी कम होती रही, और उसकी एनर्जी जो है ना, जैसे जमीन पे आ जाएगा तब तो जीरो हो जाती है, हम जमीन को मानते हैं जीरो लेवल, तो उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि कोई जैसे मैंने पेन मार्कर रख दिया जमीन पे, तब हम इससे कोई काम नहीं करवा सकते, कोई वर्क हम इससे नहीं करवा सकते। अगर ये हमारे हाथ में तब नीचे जा रहा है, वर्क मिल रहा है हमें, पर अगर जमीन पे तब तो नहीं। तो ग्राउंड पे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी हाइट जैसी, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होती है, जितनी आप हाइट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, और उसकी उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से टरबाइन घूमी। टरबाइन घूमी, हमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो वाटर में क्या है, मोशन हो रही है, तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी सारी, रेस्ट में था यहाँ पे पानी, जब ऊपर इस लेवल ऊंचे लेवल पर रखा हुआ था तो उसमें कोई मोशन नहीं थी, और उसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोजीशन की वजह से। अब जैसे ही नीचे आना शुरू हुआ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लग गई काइनेटिक एनर्जी में, और नीचे आते आते सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। और इसकी इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये टरबाइन घूम रहा है, और हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, हमें मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी आप समझ चुके होंगे किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से। जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेते जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है, वो रखा हुआ है एक टेबल पर, और इस टेबल की हाइट है h। तो अगर इसे नीचे छोड़ा जाए, अगर इस ब्लॉक को मैं नीचे छोड़ूं तो आपको कितना वर्क डन मिलेगा, फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिख सकते हैं एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लिख सकते हैं। ये मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, ग्रेविटेशनल चैप्टर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा h, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया इस केस में एम जी एच। और वर्क डन एनर्जी होती है इंटर कन्वर्टेबल, तो इस वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी के इक्वल। तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, एम जी एच। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, एम जी एच, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। ये कांस्टेंट रहता है अर्थ की सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई क्वेश्चन में इसको 10 भी ले लेते हैं गिवन हो तो। और ये हो गई हमारी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट का मास तो आप चेंज नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट का, जी की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप बहुत ज्यादा ऊपर ना जाएं अर्थ की सरफेस से, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएं, तब तक उतनी ही रहती है। और हाइट आप चेंज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है मोस्टली, एम और जी तो एक सरफेस पे कांस्टेंट ही मान लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, हाइट के पोटेंशियल। मतलब जितनी आप किसी ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाते जाएंगे उतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच पोजेसेस ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जो पोजीशन की वजह से एनर्जी आती है हम उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर्मूला भी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा पीई
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस सेम काइनेटिक एनर्जी की तरह पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल। तो डेल्टा पी को कैसे लिख सकते हैं, एम जी तो दोनों में सेम रहेगा, फाइनल माइनस हाइट इनिशियल। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी केवल हाइट की वजह से नहीं होती, और भी चीजों में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है ना, वो आपने देखी होगी। तो मैं उसको पहले समझाता हूँ। जैसे ये है एक स्प्रिंग, देखी होगी आपने स्प्रिंग। अगर मैं इसको दबाऊं, स्प्रिंग को मैं प्रेस करूं इस तरीके से, तो बाहर की तरफ आती है वो। अभी नॉर्मल कंडीशन में इसमें कोई मोशन है नहीं स्प्रिंग में, पर जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस करूंगा, तो एकदम से बाहर की तरफ आएगी, मतलब एकदम से इसमें मोशन आ जाएगी, एकदम से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और वो काइनेटिक एनर्जी आई किसकी वजह से, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया ना, जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी, तो इसमें पोजीशन चेंज होने की वजह से कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली, पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर कर ली। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इसने स्टोर कर ली अपने अंदर पोजीशन में, जैसे ही चेंज हुआ। तो वो जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। एकदम से मोशन आती है ना, स्प्रिंग भागती है बाहर की तरफ, तो वो क्या है, पहले पोजीशन की वजह से इसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी अपने अंदर, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींचूं, बाहर की तरफ खींच दिया मैंने इसको, मैंने इस तरीके से खींच लिया। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, अंदर की तरफ भागेगी, अंदर की तरफ भागेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई, क्योंकि मैंने जब इसको बाहर खींचा, तो इसने अपने अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली थी, और वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आ गई हमारे स्प्रिंग का केस हो गया। इसको बोलते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। एक और बात कर लेते हैं, आपने तीर कमान देखे होंगे, धनुष और तीर। तो अगर ऐसा है, जैसे ये हो गया धनुष, अगर इसको इसी तरीके से ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये कहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा खुद ही, तीर कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको जब तीर को दूर फेंकना होता है, तो आप क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं ना, पीछे की तरफ खींचते हैं। ये जो होती है ना, इलास्टिक रबड़ लगी हुई होती है नीचे, तो जैसे ही आप इसको पीछे खींचते हैं, आपने जैसे इसको पीछे की तरफ खींचा, तभी एकदम आगे जाता है ना तीर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने इसकी पोजीशन चेंज करी, पोजीशन अपनी तरफ से खींची, ये भी एक स्प्रिंग की तरह ही काम करती है। तो जैसे ही आपने इसको पीछे खींचा, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे ना, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, तो ये क्या अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी। एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो इसकी पोजीशन पे वापस भेजता है। तो ये अपनी जो रबड़ है, वो अपनी पोजीशन में वापस जाने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही आपने छोड़ा, तो ये बहुत स्पीड से अपनी पोजीशन में जाएगी, और इस स्पीड की वजह से तीर भी आगे जाए। तो इसमें क्या है, हमें पोटेंशियल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने इसको पीछे खींचा तीर को, तो इसमें जिसकी थ्रेड है, स्ट्रिंग है, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टाइम हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो हमारा तीर है ये मूव कर रहा है। तो इस तरीके से होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। ये दो क्वेश्चन है, पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बॉल ऑफ मास 1 kg इज रेस्ड फ्रॉम अ ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मास दे रखा है 1 kg, हाइट दे रखी है 20 मीटर। तो हमें पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इस हाइट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, मास 1, जी की वैल्यू 9.8, और हाइट है हमारी 20। ये कितना हो जाएगा, 194 जूल्स। अब इसने बाद में पूछा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी बताना है। तो ग्राउंड से फेंकी गई है, तो इसकी H1 कितनी है, 0, H2 कितनी है, 20। तो डेल्टा पी कैसा आएगा, पी
E2 माइनस PE1। PE2 कितना हमारे पास 196 आएगा, 196 जूल्स। एंड PE1 कितना, हाइट जीरो है ना, इस फॉर्मूले में जब आप हाइट जीरो पुट करोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 196 जूल्स। अब सेकंड केस में क्या पूछा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन में मास दे रखा है 1 kg, फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट कैन हैव। तो इसको हम कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, वो मैं एनर्जी कंजर्वेशन आपको अभी अगले टॉपिक में बताऊंगा। अभी इसको हम नॉर्मल तरीके से ही कर लेते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट कैन हैव, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब हाइट मैक्सिमम होगी। हाइट मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20। तो हम अभी इसको निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। माइनस 2 क्यों लगाया मैंने, माइनस 2gh, क्योंकि जैसे ये बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, तो माइनस 2g लिया जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना है 20 इंटू 20, और जी की वैल्यू मान लीजिए 10 है, 2 इंटू 10 20, एक 20 से 20 एकदम। तो हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई 20 मीटर, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम mgh मैक्सिमम, ये कितनी हो गई हमारे पास, m कितना है 1, g 10 और हाइट है 20, तो ये आ गई हमारे पास 200 जूल्स। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 200 जूल्स। और काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी 0 है मैक्सिमम हाइट पे, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0। अब ग्राउंड पे निकालें, जब ग्राउंड पे था तो काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ इंटू m कितना है 1 इंटू v स्क्वायर 20 इंटू 20, 2 से 10, 200 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 200 जूल्स। अब ग्राउंड पे क्या, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 200 जूल्स। जैसे ही ऊपर जा रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। और ये मैक्सिमम पॉइंट, जैसे बीच में कहीं दोनों 100 रही होंगी, जैसे कन्वर्ट हो रही है, थोड़ी दूर ऊपर चढ़ के 180 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 20, फिर ऐसे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, जो भी सारी काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, मतलब एनर्जी आपकी कभी खत्म नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे यहाँ पहले काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई 200 जूल्स सारी मैक्सिमम हाइट पर जाकर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब अगली टॉपिक है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम change in kinetic energy of any body, change in kinetic energy of any body is equal to work done on that body or by the body। इसका अगर स्टेटमेंट लिखूं तो डेल्टा के ई इक्वल टू वर्क डन। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो इसका डेरिवेशन करेंगे, अब समझिए। आप वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू एम ए, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, वर्क डन क्या हो गया m इंटू ए इंटू एस। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यहाँ से अगर s निकालूँ मैं तो s क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। पुटिंग थर्ड इन सेकंड, इसको रखिए थर्ड, इसको रखिए फोर्थ, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो वर्क डन क्या हो जाएगा m a s की जगह रख दीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए से ही कैंसिल, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया m बाई 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इसको लिखा जाए तो हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर, ये क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन क्या आ गया हमारा डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम डेल्टा के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क डन क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया, जो कि हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ये हमारे पास दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कार ऑफ मास 100 kg, मास है 100 kg एंड वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन रिक्वायर होगा इसे स्टॉप करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं हम, के ई एफ माइनस के ई आई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वी जीरो है, अगर ये टर्म जीरो हो गई तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, अगर वी जीरो हो गया तो जीरो माइनस हाफ मास 100 यू स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, इसे काट दीजिए 50, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया माइनस वर्क डन कितना रिक्वायर होगा 5000 जूल्स, नेगेटिव क्योंकि रोक रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट वर्क डन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। मास है जी, मास नहीं दे रखा है, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मास भी तो चाहिए रहेगा इसमें, 2 kg मास दे रखा है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, मास 2 kg, u इज 3 मीटर पर सेकेंड, v इज 5 मीटर पर सेकेंड, हमें वर्क डन फाइंड करना है ना, w कैसे लिख सकते हैं हाफ m, जो मैंने फाइनल फॉर्मूला निकाला था इसमें हाफ m कॉमन ले लिया जाए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ मास 2 v स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 2 से 2 कैंसिल, 25 माइनस 9 16, तो वर्क डन कितना आ गया हमारा 16 जूल्स। ये होगा हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना है। इसका स्टेटमेंट लिख लें पहले, जो मैंने बताया भी था। इसका स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed. It can only change from one form to another. मतलब एनर्जी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका एक और ये भी है, मैकेनिकल एनर्जी will always be conserved, ब्रैकेट में इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। मतलब क्या, इसका मैकेनिकल एनर्जी जो है एक बॉडी की वो हमेशा कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी की कंजर्व रहेगी अगर हम कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं। जैसे आप किसी कोई आपने झूला लिया या आप कोई पेंडुलम लें, इसको इस डायरेक्शन यहाँ से आपने इसको छोड़ा तो क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर ये यहाँ तक जाएगा, एक पॉइंट पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। फिर ये पीछे जाके मतलब इस तरीके से घूमता रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे। पर अर्थ पे क्या होता है, एयर होती है तो उसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, तो उसकी वजह से एनर्जी एयर रेजिस्टेंस में लॉस्ट हो जाती है। तो ये अर्थ पर सेम नहीं रहता। पर आप स्पेस में करोगे ये सब चीजें, तो स्पेस में क्या होता है, कोई एयर नहीं होती तो वहां एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। तो स्पेस के केस में मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना, मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, ये कभी चेंज नहीं होती अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, एक एग्जांपल देके प्रूफ कर देता हूं। मान लीजिए एक बॉल है, वो आपने फेंकी एक हाइट तक। यहाँ पे हाइट 0, यहाँ हाइट हो गई मैक्सिमम मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपने वेलोसिटी दी थी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी, तो कितनी हाइट तक जाएगी, 20 मीटर तक जाएगी। हमने प्रूव भी कर दिया था, जब किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका था तो वो कितनी हाइट तक जा रही थी, 20 मीटर तक। एक पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। मास ले लीजिए बॉल का 1 kg। तो हमें दिखाना है, हमें प्रूव करना है मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज सेम। हम बीच में एक और पॉइंट ले लेते हैं जहां हाइट होगी हमारी 10 मीटर। तो हम इन 3 पॉइंट पे निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 1 क्या होगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी 1 हाफ mv², हाफ इंटू 1 इंटू v² 400 डिवाइड बाई 2, काइनेटिक एनर्जी 1 आ गई 200 जूल्स। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी इन फर्स्ट केस है हमारी 200 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी 0, जितनी भी है काइनेटिक एनर्जी है। अब लास्ट केस में निकालें, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 3 0, मैक्सिमम हाइट पे जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी 3, ये कितनी आएगी, mgh, मास 1, g 10, और हाइट रख लीजिए, हाइट रखेंगे आप 20 तो हो जाएगा 200 जूल्स। तो मैकेनिकल एनर्जी इन थर्ड केस भी कितनी आ गई हमारी, 200 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी 0, जितनी भी है पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक बीच के पॉइंट पे निकालते हैं। हाइट है 10 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mgh 1 इंटू 10 इंटू 10 100 जूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी निकालें इस पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो हाइट हम क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज करके पहले इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। हाइट दे रखी है हमें 10 मीटर, तो फाइंड कर सकते हैं हम
फाइनल वेलोसिटी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, -2gh, माइनस मैंने पहले ही बताया था क्यों ले रहा हूँ मैं माइनस, क्योंकि ऊपर जा रही है कोई ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही है, इसलिए नेगेटिव रहता है जी की वैल्यू। v हमें फाइंड करना है ना, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर कितना है 20, 20 स्क्वायर 400 माइनस 2, g की वैल्यू 10, हाइट है 10, तो कितना हो गया 400 माइनस 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200, तो वी स्क्वायर आ गई हमारी 200, वी स्क्वायर आ गया हमारा 200। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितना है 1, 200 वैल्यू वी स्क्वायर, के टू क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 200 है, 2 से ये काटा तो 100 आ गया, तो के ई टू क्या आ गया हमारा 100 जूल्स। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकालें सेकंड केस में, पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, ये क्या हो गया 100 प्लस 100, तो इस केस में भी क्या आ गई हमारी 200 जूल्स। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा 200 आई है, किसी भी केस में देख लें आप, बस यहाँ पे क्या थी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो गई सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मैक्सिमम हो गई पोटेंशियल एनर्जी। बस बीच में क्या है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मिड पॉइंट पे हाफ हाफ होंगी, पर मैकेनिकल एनर्जी जो है हर केस में सेम रहेगी। तो आप इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव कर सकते हैं। इससे आपको क्या सीखने को मिला कि लोएस्ट पॉइंट पे जो है ना, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, हाईएस्ट हाइट या हाईएस्ट पॉइंट पर जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सारी काइनेटिक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, और जैसे ये नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो जो हमने पहले क्वेश्चंस किया था ना एक, उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से करें तो और आसान होगा। जैसे वो क्वेश्चन क्या था, ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप with velocity 10 meter per second or 20 meter per second, find its maximum potential energy। तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने, पहले लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, मैक्सिमम होगी लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास 1 वी स्क्वायर, 20 इंटू 2400 200 जूल्स आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी 0, मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, और वो कितनी हो जाएगी जितनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू थी 200 जूल्स। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ी थी, पर आप यहाँ सीधा निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बचता है वो है पावर, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पावर। पावर क्या होता है, पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर को कैसे लिख सकते हैं, दो फॉर्मूले लिख सकते हैं पावर के, एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन मींस एनर्जी हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन टोटल टाइम। और सेकंड डेफिनेशन से देखें तो वर्क डन अपॉन टाइम।
तो ये होती है हमारी पावर। अब पावर की यूनिट क्या रहेगी, एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट जूल पर सेकंड हो गई। इस केस से भी देखें तो सेम ही आएगी, वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है और टाइम की यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड आ रही है। इसको हम एक और नाम दे देते हैं जूल पर सेकंड को वाट। तो पावर आ गई हमारी वाट में, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब पावर की हेल्प से अगर हम एनर्जी की एक बड़ी यूनिट डिफाइन करने की कोशिश करें तब, तो एनर्जी क्या होता है हमारा, पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट क्या है, वाट इनटू टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये क्या होता है, वाट इंटू सेकंड जूल के बराबर होता है, 1 वाट इंटू 1 सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। पर जैसे हम घर में जो हमारे जैसे ये चलती है इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जैसे कोई भी आपने ये चला रहे हैं, आप फैन चला रहे हैं, एलईडी चला रहे हैं, तो उसमें क्या एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उसकी पावर क्या है, जैसे 100 वाट, ये देखा होगा आपने कि जैसे पंखा होता है हमारा फैन 100 वाट का होता है, 50 वाट का होता है। एलईडी बल्ब देखे होंगे 10 वाट 20 वाट के ऐसे बल्ब्स आते हैं। हीटर देखा होगा 1000 वाट 1500 वाट। तो वो उसकी टर्म में अगर हम एनर्जी निकालने की कोशिश करें तो कैसे आएगी एनर्जी। अब हमारे घर में जो टोटल एनर्जी यूज होती है ना मंथली, तो बहुत ज़्यादा जूल्स हो जाएंगे। अगर हम उसे जूल्स में लिखेंगे ना तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो उस बड़ी कैलकुलेशन को बचाने के लिए हमने क्या कर लिया, जिसमें एक आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर हम छोटी यूनिट में ही करें तो कितना बड़ा नंबर आएगा। तो जैसे मान लीजिए एक एलईडी बल्ब चला रहे हैं आप 100 वाट का, 100 वाट का एलईडी बल्ब है और कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं आप, 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं 100 वाट का एलईडी बल्ब। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटे में 60 इंटू 60, पावर जो है हमारी 100 वाट है और कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, 1 आवर के लिए। एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये हमें कितना मिलेगा, 3600 इंटू 100, इतने जूल्स एनर्जी मिल गई हमें। अगर हम एनर्जी इतनी बड़ी नंबर में लिखेंगे तो कन्वीनियंट नहीं है लिखना कितना बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसके लिए हमने एक बड़ी यूनिट डिफाइन करी जिससे कि ये कैलकुलेशन मतलब ये लिखना थोड़ा आसान हो जाए। तो अगर हम पावर को लें KWH में, 1 KW पावर को लें हम KW में, किलोवाट में, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट्स। और हम टाइम को लें आर में, तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो हमें एनर्जी की जो यूनिट मिलती है वो बड़ी यूनिट मिल जाएगी। तो एनर्जी क्या होता है हमारा, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 1 किलोवाट, टाइम कितना है 1 आवर, तो हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी 1 किलोवाट आवर। ये हमारी एनर्जी की बड़ी यूनिट है 1 KWH। ये किलोवाट का यूनिट होती है पावर की, आर किसकी यूनिट होती है, आर टाइम की। तो हमारी एनर्जी की यूनिट आ गई बड़ी यूनिट 1 किलोवाट आवर। अब देख लेते हैं 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, और इस 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। जो घर में हमारा बिजली का बिल आता है ना यूनिट्स में आता है, उसे हम यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होंगे ये हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट्स एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो इसे निकाल लो कितना हो गया, 3 6 1 2 3 4 5 जूल्स हो गया। 1 वाट इंटू 1 सेकेंड क्या होता है, 1 जूल। 1 वाट इंटू 1 सेकेंड 1 जूल होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 3600 जूल्स। अब इसको मैं लिखूँ तो 3.6 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। सो 1 KWH इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ये हमारी एनर्जी की यूनिट है, बड़ी यूनिट जो हम घरों में यूज करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पावर पर। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पावर पर, इन्हें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट पावर। पावर कितनी दे रखी है 10 किलोवाट, और इसे अगर वाट में कन्वर्ट करें हम तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट्स। ये हो जाएगा 10,000 वाट्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट आ मास। मास कितना दे रखा है 200 kg एंड हाइट दे रखी है 40 मीटर। टाइम पूछा है कितना लगेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू
एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क डन अपॉन टाइम। हमारे पास पावर है, हमारे पास वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू W अपॉन P। और एनर्जी लिख लीजिए, एक लिफ्ट करी जा रही है ना, एक हाइट तक ले जाई जा रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं हम, mgh अपॉन पावर, मास कितना है 200 इंटू जी की वैल्यू 10 रखिए, हाइट कितनी है 40, 1 पावर है 10,000। 10 से 10 ये कैंसिल, सही है। टाइम कितना गया 2 4 जा 8 सेकेंड्स, टाइम आ गया हमारा 8 सेकेंड। अब सेकंड क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या है। A motor lifts a load of 200 Newton vertically upward through 5 मीटर in 10 सेकेंड, फाइंड पावर। फोर्स दे रखा है, न्यूटन है तो मतलब फोर्स होगा, यूनिट अगर न्यूटन है तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी फोर्स। 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 5 मीटर, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। हमें पावर फाइंड करनी है। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 200 इंटू 5 अपॉन 10, पावर कितनी आ गई 100 वाट्स। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। An electric iron of 1000 watts is used for 30 minutes every day. Cost of electrical energy is 6 per kWh. पावर कितनी दे रखी है 100 वाट्स, इसे किलोवाट में कन्वर्ट करो तो 1 किलोवाट। 30 मिनट्स यूज हो रही है डेली, तो टाइम कितना हो गया हमारा, मंथली कॉस्ट निकालनी है तो हमारी ये डेली 30 मिनट्स के लिए यूज हो रही है। 30 मिनट्स इंटू मंथ में कितने दिन होते हैं 30 डेज। तो कहाँ थे हम आज थोड़ा तबीयत खराब है मेरी, तो अभी वो मीटिंग हो गई थी, उसी की वजह से वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ी। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, पावर है 1000 वाट्स, तो 1000 वाट्स को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट, और टाइम दे रखा है 30 मिनट्स एवरी डे यूज हो रही है, तो 30 मिनट्स एवरी डे फॉर 1 मंथ। तो 30 मिनट्स एक दिन में, 30 दिन में कितने हो जाएंगे 30 मिनट्स इंटू 30। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालनी है तो हमें kWh में निकालनी पड़ेगी, और हमें टाइम रखना पड़ेगा आर में, पावर रखनी पड़ेगी किलोवाट में और टाइम रखना पड़ेगा आर में। तो जी 30 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 0.5 आर इंटू 30 डेज, तो ये कितना आ गया मेरे पास 15 आर। एक दिन में आधा घंटा यूज हो रहा है, तो 30 दिन में 15 घंटे यूज होगा। तो अब एनर्जी निकालने कितनी होगी, पावर इंटू टाइम 1 किलोवाट इंटू 15 आवर, ये कितना हो गया हमारा 15 kWh। अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या है, 1 kWh की कॉस्ट दे रखी है 6 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 15 इंटू 6 दैट इज 90 रुपीज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या, 2 पर्सन ए एंड बी डूइंग सेम वर्क, ए इज टेकिंग मोर टाइम, विच वन हैव मोर पावर। तो ए एंड बी दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं और ए को ज्यादा टाइम लग रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो P1 क्या होगा, W अपॉन T1, सेम वर्क है तो वर्क तो दोनों के केस में सेम रहेगा। P2 क्या हो जाएगा, W अपॉन T2। तो ए क्या है, ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम की वैल्यू बढ़ेगी डिनोमिनेटर में, जैसे ही आप टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे तो पावर की वैल्यू कम होगी, तो P1 जो है कम होगा, P1 स्मॉलर देन P2, P2 की वैल्यू कम, P1 की वैल्यू कम होगी P2 से। तो ऐसे होता है। और हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए उन्हें ठीक से करिएगा, और कोई डाउट होता है तो आप
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।